जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। तो देखिए जो कि आपके एमआर नेवी के लिए अग्निवीर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस आज साइंस का खात्मा करने वाले हैं और काफ़ी अच्छे पैटर्न पर है। बहुत ज़बरदस्त ये जो साइंस है बहुत ही बेहतरीन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि फिजिक्स यानी कि विज्ञान से यानी कि शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे। ठीक है, विज्ञान का आज हमारा ये पर्पल रहेगा, शून्य से लेकर आपको हाईएस्ट तक कराने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस बात की आप भरोसा करें, कारण जी है एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। यानी कि फिजिक्स के जो भी आते हैं, यानी कि नेवी में टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलिए इस पोर्शन से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन मैथ से मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपके जीएस से मिलेंगे। यानी इन टोटल 50 क्वेश्चन और टोटल आधे घंटा का पेपर रहता है। बहुत ही जबरदस्त इसमें फिजिक्स है। आपको ये मान के चलिए ये बुक आपने रट ली, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। और इस बुक को लगाने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा के जरूर देख लेना है, उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो नॉर्मल बात करते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊर्जा एवं द्रव्य का परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, भौतिक विज्ञान को मापने के लिए हमें कुछ मात्रक भी चाहिए। भौतिक राशि होती है ना, उनको मापने के लिए हमें कुछ मात्रक भी चाहिए। तो मूल मात्रक भी बने हैं उसमें। व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ये किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, ये अन्य किसी पर निर्भर होते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। बस ये जानकारी के लिए। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनता है, डायरेक्ट पूछता है बताइए लंबाई का जो मात्रक है तो क्या है? लंबाई का मीटर। तो हम फटाफट याद करते हैं, बोलिए मेरे साथ। लंबाई का मीटर से एम से प्रतिशत करते हैं तो लंबाई का मीटर। समय का सेकंड, समय का सेकंड। भाई समय किससे देखेंगे? एक एक सेकंड कीमती है तो समय सेकंड देखेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है किलोग्राम, किलोग्राम का प्रतीक होता है केजी। ठीक है। ताप, इसे टेम्परेचर बोलते हैं। ये केल्विन, क्या होता है इसका मात्रक? केल्विन। ताप को हम किस में देखेंगे? जैसे कोई ताप ज्यादा या कम ताप है तो उसे हम केल्विन में नापेंगे और किसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और जो आपका होता है एम्पियर, क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, इसका मात्रक होता है मोल। वैसे ऐसे एम ओ एल से प्रतीक है इसका। ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति तीव्रता कैंडला। ठीक है, और इसका प्रतीक सीडी है। तो उम्मीद है ये याद हो गए होंगे आपको। चलिए बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेडियम। ठीक है, स्टेरेडियम। ठीक है, चलो। व्युत्पन्न मात्रक मात्रक होते हैं, वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक को संपूर्ण समुच्चय को मानकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। यानी कि पूछे दूरी का मात्रक क्या है तो प्रकाश क्या है, यानी कि ये एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष पारसक एवं अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने की इकाई। यानी प्रकाश वर्ष और पारसक ये दोनों क्या है? अगर पूछा जाए, दोनों आंसर आ जाए इसमें से पूछा जाए तो आप पारसक पे लगाना, और अगर पारसक ना आए तो प्रकाश वर्ष पे लगाना, क्योंकि प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है पारसक। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसक को कहते हैं, ये दे भी रखा है। लेकिन प्रकाश वर्ष भी होता है। एक पारसक बराबर 3.26 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, ये याद रखना, रट लेना, फटाफट रट लीजिए मेरे साथ। चलिए ये टॉपिक फटाफट रटिए। चलिए देखिए, एक पारसक बराबर क्या होता है? एक पारसक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और सॉरी, एक पारसक बराबर सिर्फ इतना होगा 3.26। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 इंटू पावर 16 मीटर। ठीक है, ये आपको याद हो गया। चलिए कुछ बात करते हैं भौतिक राशियां, उनके उदाहरण हैं और व्युत्पन्न मात्रक भी हैं। तो आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला याद कीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर आयतन की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मात्रक जो बनता है लंबाई यानी मीटर, मीटर और मीटर, तो मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है, घनत्व द्रव्यमान का बनता है किलोग्राम मीटर क्यूब, तो मीटर 3। ठीक है,
आयतन देखो इसमें कैसे हो गया, आयतन का मात्रक पता होना चाहिए क्या है, लंबाई इंटू मीटर क्यूब है ना, ओ घनत्व द्रव्यमान का क्या बना है, किलोग्राम, तो मीटर क्यूब बन जाएगा इसका तभी, ठीक है। बल, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो बल का किलोमीटर यानी कि किलो इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। बल का न्यूटन से भी आप याद रख सकते हैं और इसे भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मात्रक, बात करते हैं शक्ति कार्य समय, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, ऐसे याद करना, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, जूल सेकंड, जूल अपॉन सेकंड बराबर जूल सेकंड माइनस 1, ठीक है। वेग विस्थापन यानी वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय, तो मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन का मतलब होता है बट्टे, मीटर बट्टे सेकंड बराबर मीटर सेकंड माइनस 1 होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं त्वरण, वेग परिवर्तन समय मीटर सेकंड और सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रख लेना, मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाना, मीटर ये ऐसे भी दे सकता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी दे सकता है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। ये माइनस में दे बिल्कुल मत लगाना, ये माइनस नहीं होता त्वरण का, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बताया था, वो प्रीवियस ईयर क्लास रेलवे कराई थी उसमें भी मैंने अच्छे से बताया था। कार्य का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दाब का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले रट लेना, पूछ लेता डायरेक्ट न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन, न्यूटन मीटर मात्रक होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, डायरेक्ट अगर क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसका होता है मीटर मीटर, यानी कि लंबाई का मीटर चौड़ाई का मीटर, मैंने अभी अभी यहाँ बताया था आपको, देखो आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनका भी इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इसमें क्या है 2 मीटर यानी कि लंबाई और चौड़ाई, इसका मीटर और इसका मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये माइनस में दे या किसी में दे, तुम्हें क्या लगाना होगा मीटर स्क्वायर, लंबाई इंटू यानी क्षेत्रफल का अगर पूछे यानी कि मात्रक, तो मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा मीटर स्क्वायर। दाब का होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल इसका मात्रक बन जाता है, मीटर स्क्वायर होता है बराबर पास्कल, ठीक है। चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण है, 10 की घात 18 हेक्सा बोलते हैं, 10 की घात 15 पेंटा बोलते हैं, 10 की घात 12 टेरा बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका एमआर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेवी में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन वो 4 ऑप्शन दे देगा ना, ये दे देगा, ये दे देगा, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें याद कैसे करना है, 10 की घात 18 हेक्सा यानी हेक्सा, ठीक है। आप 10 की घात 15 पेंटा, तो पेंटा 10 की घात पे 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 मतलब 15 की आवाज आ रही है पेंटा, तो 5 की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पेंटा, तो 10 की घात 15 ऐसे पेंटा बोलते हैं। 10 की घात 12 टेरा यानी कि 12 टेरा, 10 की घात 12 कैसे 12 टेरा, आ रहा है कि नहीं 11 12 वाला वर्ड, 10 की घात 12 टेरा, तो ऐसे याद कर लेंगे 12। 10 की घात 9 गीगा, 10 की घात गीगा यानी कि 10 की घात 9 होते गीगा बोलते हैं, ठीक है। 10 की घात 6 बोलते हैं मेगा, 10 की घात 6 बोलते हैं मेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछ जाते हैं। 10 की घात 3, अब मान के ऐसे चलिए 10 के केले देते हैं हमें 3, तो किलो इसे बोलते हैं 10 के 3 केले, यानी 10 के 3 केले हो गए, ऐसे करके याद कर लेना किलो, ठीक है। केले मैंने केला, अब तो वैसे भी महंगा ये 10 के 3 केले हो गए, ठीक है। 10 के 2 हेक्टो, 10 पे घाते 2 हेक्टो, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। 10 की घात 1 बोले तो बोलेंगे डेका, क्या बोलेंगे डेका, ठीक है। इसी प्रकार ये माइनस में भी घात देख लें, 10 की घात देखो कराने को मेरे पास काफी तरीके करा सकता हूँ, बट मुझे याद कराना है आपको, कैसे भी नहीं कहते, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक क्लास लेके आऊँ, उसमें बहुत झमेला रहेगा, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हाई स्कूल की ये चीज़ है, हाई स्कूल इंटर की चीज़ है, बल्कि हाई स्कूल 11 सॉरी 8th 9th की चीज़ है ये, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ, तो देखो उम्मीद है ये सेशन आपको याद हो गया होगा ये वाला, और एक बार आप देख लेना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मैं इसे रब कर देता हूँ, साफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। ये आपको काम में आएंगे बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने देखा प्रैक्टिस से उठा के तो 1 2 क्वेश्चन मिले हैं। चलिए ये सेशन देखते हैं, देखो 10 की घात -18 बोलते हैं, तो एटो एटो बोले तो -10 की घात 18। अब फेटो ये इंपॉर्टेंट है आपके वैसे देखा जाइए, ये तो कभी नहीं पूछे हैं लेकिन फिर भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -2 सेंटी, और 10 की घात क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा ये याद कर लेना, आप बस देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की कुछ दीप्त बातें हैं। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल उन्हें अदिश राशि कहते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। अब आज हम ये बताएंगे कि वो क्या क्या होती हैं आपकी राशियां। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, हाँ जैसे दूरी, दूरी तो आप जानते होंगे, जैसे दूरी, तो दूरी एक अदिश राशि है, उसमें दिशा की कोई, जैसे मैंने यहाँ से कोई दूरी गया, अब यहाँ भी यूं भी तो जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ, ये ऐसे गया, ये दूरी में जा रहा हूँ, क्या हुआ, दूरी जा रहा हूँ इधर, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं, यूं भी चला गया, यूं चला गया, समझ में आ गई। तो दूरी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसे दिशा की आवश्यकता नहीं, ये परिणाम जरूर है। अब देखो यहाँ से मैं गया, कितने किलोमीटर गया यहाँ तक, टोटल परिणाम लिख रहेगा 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो भी गया परिणाम तो निकलेगा, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, समझ में आई चीज। इसमें दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती, परिणाम जरूर निकलेगा। ऐसे ही द्रव्यमान, मैंने पानी लिया 1 लीटर पानी, द्रव्यमान, ठीक है, और मैंने फैला दिया यहाँ पे जमीन पे फैला दिया। अच्छा 1 लीटर पानी जगह तो घेरेगा ना, अब फैलाया कितना, 1 लीटर, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी जा सकता है 1 लीटर पानी, उसे दिशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही चाल, चाल हम कोई चाल चल रहे हैं, किसी भी चाल से चल रहे हैं, हौले चलें तेज चलें, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। आयतन, इसी प्रकार घनत्व, इसी प्रकार कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य कोई दिशा चाहिए नहीं चाहिए, किसी भी दिशा में हम कर सकते हैं। शक्ति, शक्ति के लिए कोई दिशा चाहिए नहीं चाहिए, ऊर्जा के लिए कोई दिशा चाहिए नहीं चाहिए, आपको याद करना ही नहीं, ये चीजें ऐसी होती हैं, समझ के आप लगा सकते हैं। भाई शक्ति के लिए कोई दिशा चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और ना ही हमें शक्ति कार्य बने, तो ये कैसी है, अदिश राशि। अच्छा एक ट्रिक और देता हूँ, चलो अब बात करते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, समझते हैं यार इस सदिश राशियां कैसे क्या होती हैं, ठीक है। चलो क्वांटिटी इन्हें कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, और ये सदिश राशि हैं। अच्छा वेग, वेग नहीं समझते होंगे आप, बल समझो पहले, बल, बल के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, होती है बल के लिए, ठीक है। कैसे होती है, अगर हम बल लगा रहे हैं तो किसी दिशा में लगा रहे हैं, हवा में तो बल लगाएंगे नहीं, किसी दिशा में तो लगाना होगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी लगाएंगे, दिशा में लगाएंगे, ऊपर लगाएं स्काई में या पृथ्वी पे बल लगाएं तो बल तो लगाना होगा ना, तो हमें दिशा की आवश्यकता होती है, डेफिनेटली होती है इसमें। अच्छा विस्थापन, मैंने मान के चलिए एक गोला है ये, यहाँ से मैंने साइकिल दौड़ाई, आज इसके साथ 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 दिए गए, क्या हमें विस्थापन कुछ मिला, देखो दिशा की आवश्यकता जरूरत हुई कि नहीं हुई, भाई विस्थापन यहाँ से स्टार्ट हुए, अच्छा यहाँ आ गए तो कार्य तो हमारा शून्य हुआ, विस्थापन का मतलब ये होता है अगर हम यहाँ लौट के आ गए तो विस्थापन हमारा शून्य होगा, बट दिशा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चारों दिशा में हम गए हैं, तो विस्थापन में दिशा की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी। तो ऐसे ही त्वरण वगैरह भी राशियां ऐसी होती, सदिश राशियां, इन्हें दिशा की आवश्यकता होती है, समझ में आ गया। अच्छा चलो और अच्छे से बताते हैं, एक ट्रिक इसमें और आपको बताते हैं, देखो कभी भी इन राशियों में, सदिश राशियों में वेग वर्ड आ जाए, व सिर्फ व, विस्थापन, वेग, त्वरण, देखो त्वरण, बल, जितने भी आ जाए आपको क्या लगाना है, सदिश राशि लगाना है, ठीक है, बस समझ में आ गई, बस ये एंड है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबा दूरी विस्थापन कहलाता है। कोई मैंने अभी बताया तो कोई एक निश्चित दिशा में ले गए, कोई निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबा दूरी, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन समझ में आ गया कैसे, जैसे मैंने अभी अभी बताया एक गोला है, एक निश्चित दिशा में गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जो भी दूरी मैंने कैच की, तो ये क्या है, विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन, ठीक है। जो भी बीच की दूरी होती है, मैंने ये है, ये बीच की दूरी क्या है, विस्थापन ही तो है, बीच की दूरी विस्थापन कहलाती, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। वस्तु के विस्थापन की दर को वस्तु, उस वस्तु का वेग कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, यह मैंने अभी बताया था विस्थापन। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन यानी चेंजमेंट की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। त्वरण ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ठीक है। अच्छा ये हो गया एक फॉर्मूला। चाल पूछे तब, अगर दूरी पूछे तो क्या करेंगे, चाल इंटू समय, समझे। अगर पूछे अच्छा दूरी, किसी भी कंडीशन में दूरी ऊपर ही रहेगी, ठीक है।
अगर चाल पूछे तब समय पूछे सामने समय लिख दो। समय बराबर दूरी ऊपर ही रखना है अपॉन चाल को नीचे रख दो। ये चाल है, चाल को नीचे रख दो। ठीक है, तीनों फॉर्मूला कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए, अगर कंप्लीट हो गए हों कमेंट करके फटाफट बताएं। चलो, दिए गए समय अंतराल के मैंने अभी अभी बताया। हाँ, दिए गए समय अंतराल वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, ये पता है आपको। इसका मात्रा सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? इसका मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, प्रति मार्ग गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ये भी पता होगा। कोणीय वेग का मात्रा रेडियन सेकंड है। ये एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तिगत कहते हैं। ठीक है, वृत्तिगत क्योंकि वेग की दिशा को प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। यहाँ तक 30 चीजें आपको याद करने की। अब देखो, बैरोमीटर, फटाफट बताओ। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, लेक्टोमीटर दूध की आपेक्षिक घनत्व, दूध को नापने का मात्रक होता है। ठीक है, एनीमोमीटर वायु में गति, एनीमोमीटर वायु की गति, वायु की गति कैसे नापेंगे? एनीमोमीटर से। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, एमीटर विद्युत धारा, मैनोमीटर गैसों का दाब सापेक्षिक घनत्व, सिस्मोग्राफ भूकंप। अच्छा, मुझे याद भी तो करना है ना आपको कैसे। देखो, बैरोमीटर तो आपको याद होना चाहिए। देखो, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर ये भी आपको याद होगा, एनीमोमीटर वायु गति, ये 3 तो याद होंगे। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व, ऑडियोमीटर, ऑडियो शब्द से पकड़ेंगे आप। ऑडियो माने क्या होता है? ध्वनि। कहते हैं ऑडियो चलाओ, ऑडियो गाने चलाओ, तो ध्वनि तीव्रता, ये तो याद हो गया ऑडियो से। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता सापेक्ष घनत्व। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आर्द्रता। एमीटर विद्युत धारा, ये तो आपको रटना होना चाहिए। एमीटर विद्युत धारा, एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। मैनोमीटर से नापते गैसों के दाब की सापेक्ष घनत्व। सिस्मोग्राफ भूकंप। वोल्टमीटर विभवांतर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थित सापेक्ष घनत्व। अब बात करेंगे पायरोमीटर उच्च तापमान, एक्टीमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने। अल्टीमीटर से क्या कहते हैं? ऊंचाई। फेथोमीटर से समुद्र गहराई। देखो, अल्टीमेटली मान लो कोई चीज ऊपर चली गई तो उससे ऊंचाई नाप लो, और फेथोमीटर माने गहराई नाप लो। ठीक है, ऐसे करके याद करो, थोड़ी ट्रिक बना के। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि वो 200 किलोमीटर चला या 500 किलोमीटर चला, हम उड़ जाएंगे, ज्यादा दूर चले जाएंगे तो उड़ जाएंगे, तो ऐसे कहेंगे ओडोमीटर। अब यहाँ बात करेंगे स्पीडोमीटर वाहनों की गति को कितनी स्पीड पर चल रहा है। ओडोमीटर से किलोमीटर नापे जाते हैं, किलोमीटर, ये ध्यान रखना। ओडोमीटर से। कैरोटोमीटर, ये स्वर्ण की शुद्धता, यानी कहते हैं ना कैरेट का ये गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड है, कितने का होता है? प्योर होता है 24 कैरेट का। ठीक है, और अब तो मिक्स का गोल्ड आने लगा है, देख के गोल्ड लिया करो सभी लोग। सिग्नोमीटर होता है रक्त की चाप। ठीक है, लक्समीटर होता है प्रकाश की तीव्रता। स्टेप्टोस्कोप होता है हृदय की ध्वनि, यानी कि ध्वनि सुनने के लिए। सोनार समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में। सोनार, ये बेटा, हाँ, हृदय की गति ध्वनि सुनने के लिए। हाँ, स्टेथोस्कोप यहाँ हृदय की जो गति नापते हैं। डॉक्टर वगैरह आला होता है, आला, यही आला भाला यही होता है डॉक्टरों का आला। ठीक है, हृदय की गति को नापने के लिए। भाला नहीं होता भाई, भाला में लगा देना, आला बोलते हैं पुराने भाषा में। हृदय की गति नापने की। सोनार, ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है, अब बात करेंगे सोनार कैसे याद करें। ऐसे याद कर लो, सोनपरी देखेंगे, सोनपरी कहाँ मिलेगी? समुद्र में। ठीक है, जलपरी या सोनपरी, तो वो सोनार। तो सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है, ऑक्सीनोमीटर पौधों की वृद्धि में दर मापने के लिए। फोनोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगावृत्ति नापने। स्पीडोमीटर मैंने बताया वाहनों की चाल। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, ये वाहनों की जो मीटर किलोमीटर नापते हैं वो ओडोमीटर थे, और स्पीड नापते हैं वाहनों की स्पीडोमीटर से वाहनों की चाल। अब वैसे ही लिखा है स्पीडोमीटर स्पीड। टेकोमीटर वायुयानों का
मोटर नावों में गति वगैरह, यानी कि वायुयानों में तथा मोटर नावों में, जो मोटर लगी होती है नावों में, उनकी गति को नापते हैं किसे, टैकोमीटर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नमन कोण, ये से बोलते हैं नगन कोण। वैसे किसी स्थान पर पृथ्वी या संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज तल से जितना कोण बनेगा उसे हम स्थान का नमन कोण कहते हैं। विस्पत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री का होता है। इंपोर्टेंट इतना ही है इसमें, बस ये रट लेना आप। विस्पत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री का होता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटा, समझ गए होगे सभी सभी। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं, परंतु इसका मान लगभग इतना होता है, 0.4 × 10⁻⁻ होता है। ठीक है, बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, विद्युत धारा। ठीक है, मोस्ट चैप्टर। चलो, विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, बात समझ ही नहीं पाई आएगा है, तो कहते हैं ना बात समझ नहीं आई, ये कैसी है अनहोनी। तो आज हम बात समझाते हैं आपको कि विद्युत धारा क्या है। चलो, विद्युत धारा, किसी चालक विद्युत आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पहले तो ये बात समझ लो, इसका मात्रा क्या है, एम्पियर है, ये बात समझ लो। विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा को एम्पियर मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें एम्पियर में जो अमीटर होता है ना, उससे हम विद्युत धारा को नापते हैं। अगर अंदर की बात पूछे तो अमीटर, बाहर की बात पूछे तो एम्पियर। ठीक है, पूछे एम्पियर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एमीटर का करेंगे, प्रयोग में किया जाता है। एक आदर्श मीटर में प्रतिरोध शून्य होता है, एक आदर्श मीटर में प्रतिरोध शून्य होता है। इस विद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत परपथ में ऊर्जा की, यानी विद्युत परपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं परपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई परपथ है ये, अब इनके बीच में हमें कोई नापना होगा कि कितनी धारा बह रही है या नहीं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, वोल्ट मीटर का। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परपथ में विद्युत धारा उपस्थित बताने वाला यंत्र है। इसमें इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तल की विद्युत धारा को मापा जाता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्पन्न व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम-1 होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जो चालन ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें प्रतिरोध अवोमीय प्रतिरोध कहते हैं। इन्हें मैग्नीज का तार भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीज का तार एग्जाम्पल है। चल, अच्छा, जो चालक नियम करते हैं वो ये आ गए, जो चालक नियम पालन नहीं करते हैं वो ये है। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे डायोड बल्ब प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, समांतर क्रम में। बोले तो समांतर क्रम ये होता है, बात समझ में आ गई। इन्हें समांतर क्रम में लगाया जाता है। चलिए, चर्चा का विषय, चर्चा बढ़िया से चलेगी इस पे। दो बल्ब रेखा एक दूसरे के कभी नहीं काटती हैं। दो बल लिखा हुआ, दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये रेखा एक दूसरे के लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। ये रेखा जहाँ घनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहाँ विरल होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। नंबर 4, इन बल रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र बल की दिशा में प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं भाई, और इन चीजों को चाहे 50 बार पढ़ना पड़े, आप पढ़ के जाना। ये चीजें ऐसी होती हैं कि बार बार पढ़ के जाओ। वे वस्तुएं जिनको चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि मेरे हिसाब से आप ये चैप्टर है ना, आपको समझ में तो आएगा लेकिन आपको बार बार पढ़ना होगा। मेरे हिसाब से इसे चैप्टर को कम से कम 5 बार पढ़ लेना। ठीक है, 5 बार ढंग से पढ़ लेना विद्युत धारा को। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें 2-3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आपको।
वे वस्तुएं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वे वस्तुएं, दोबारा मैं बता रहा हूँ, वे वस्तुएं जिनका चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे बिस्मत, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, नमक, जस्ता, जल आदि। प्रतिचुंबकीय जो चुंबक का काम न करें, जल आदि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाए जाते हैं। ठीक है। वे पदार्थ चुंबकीय तरल आदर्श नहीं होते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा। ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं अभी समझाऊं। देखो, ये जो पदार्थ हैं, यहाँ आपने चुम्बक रख दी ये, और ये पदार्थ बीच में रख दिया, और यहाँ कोई लोहा रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव रहेंगे। ये चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और वे पदार्थ हैं जो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। तो वे पदार्थ देखो, यहाँ चुम्बक, यहाँ लोहा, कोई इस्पात वगैरह रख दिया, तो अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये होता है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और कपड़ा आदि वगैरह। इनसे जो पिछले अट्रैक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है। लोहे चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर ये अन्य चुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। इसके उदाहरण दे हैं। ठीक है। उम्मीद है सेशन में मजा आ रहा होगा। बात करेंगे चलिए, वह उच्च ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ जो अचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 सेल्सियस है। कितना है? 770 सेल्सियस तथा 358 सेल्सियस है। स्थायी चुंबकीय बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आप रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात कर रहे थे पृथ्वी तल से किसी स्थान पर चुंबकीय चुंबकीय यांगोन्तर और भौगोलिक यामोन्तर के बीच बने न्यून कोण को द्विपात कोण कहते हैं। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आद्रस कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है। चलो बात करते हैं चुंबकीय मैग्नेटिक। लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 प्राकृतिक चुंबक है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबकीय कहते हैं। यह कोबाल्ट, लोहा, इस्पात आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, घोड़ानाल चुंबक आदि। ठीक है। लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के 2 ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है। किसी चुंबक को क्षैतिज तल से लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सिंपल भाषा है, यह एक सदिश राशि है, इतनी भी समझ लेना। चुंबकत्व कैसे सदिश राशि है। ठीक है, बात करेंगे चुंबकत्व। ये चुंबकत्व ही तो था। ठीक है, ये चुंबकत्व ही था। कितने फैक्ट हो गए इसके? हाँ, यहाँ से स्टार्ट है ये, यहाँ से ये होगा फैक्ट। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रवाह का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा न्यूटन मीटर एम्पियर अथवा वेबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है चुंबकीय का, वो मात्रक न्यूटन मीटर एम्पियर होता है, न्यूटन मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या टेस्ला होता है। बताओ, 3 मात्रक है भाई साहब, रट लेना। कंफ्यूज आ जाओगे, यहाँ से पूछेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, पूछेगा क्या क्या होता है, न्यूटन मीटर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का काल्पनिक रेखा जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अतिरिक्त प्रदर्शन करती है उन्हें चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा है।
ये रेखा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव में गमन करती है। ये हाँ, बात करेंगे गुप्त ऊष्मा एसआई मात्रा जूल किलोग्राम कैलोरी ग्राम है। ठोस के द्रव्य अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 0 सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित ताप पर द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव्य की वाष्पन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देखो दोबारा समझा रहा हूं। एक निश्चित ताप पर द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव्य की वाष्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की ऊष्मा कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर आज पूरा ही खत्म कर देते हैं। 0 सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने पर गलनांक 0 सेल्सियस से -22 या कभी कभार 27 भी कह देता है। ठीक है, तो बात एक ही है, यानी माइनस में जाएगा, यानी कि हो जाता है। मिश्र को हिम कहते हैं, इसको क्या मिश्रण को कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव्य की सतह से द्रव्य के कणों को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कूलर से प्राप्त ठंडक वाष्पीकरण का ही परिणाम है। मटके से जो ठंडा होता पानी वो भी वाष्पीकरण का परिणाम है। गर्मी के मौसम में पानी का छिड़काव से ठंडक प्राप्त होना ये भी वाष्पीकरण का परिणाम है। गर्मियों के मौसम में जब शरीर का पसीना सूखता है तो ये वाष्पीकरण द्वारा हमारे शरीर में ऊष्मा यानी कि ये शरीर से ऊष्मा लेता है, जिसे हम ठंडक का अभाव होता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण प्रभाव करने वाले कारण, चलो द्रव्य के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक हो जाने पर वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, द्रव्य के कणों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल अधिक हो जाने पर वाष्पीकरण दर कम हो जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। द्रव्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नंबर 4, तापमान या वायु की गति बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान या वायु गति बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे अधिक गर्मी पड़ने पर वाष्पीकरण यानी जब पानी उतना ही ठंडा होने लगता है। ठीक है, अच्छा पृष्ठ से ठीक नीचे या जल 4 सेल्सियस पर जल अवस्था में रहता है, जिसमें जलीय मछलियां जीवित बनी रहती हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। ये कहने का मतलब ये होता है बर्फ जब जम जाती है, जैसे जो ठंडी प्रदेश होते हैं वहाँ नदियाँ वगैरह में ज़्यादा ठंड पड़ने पर बर्फ जम जाती है, तो 4 यानी कि 4 सेल्सियस पर जल अवस्था में रहता है, जिससे कि जलीय जीव मछलियाँ जीवित बनी रहती हैं। यानी कि जो ऊपर का स्तर होता है पपड़ी पर जाती है, उसके नीचे जो जल का स्तर रहता है वो एकदम नॉर्मल रहता है, वहाँ मछलियाँ जीवित बनी रहती हैं। जब 0 सेल्सियस पर जमने लगता है तो इसके आयतन में प्रवास होते हैं, अर्थात बर्फ बनने की प्रक्रिया आयतन बढ़ जाता है। यदि पानी का तापमान 15 सेल्सियस से घटकर 0 सेल्सियस तक लाया जाए तो उसे असमान प्रसार का गुण के कारण 4 सेल्सियस तक, तो इसका आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है। वाष्पीकरण को प्रभाव करने वाले कारण, ये भी तो कारण ही हो गए। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हो चुके। चलो बात करते हैं चौथे पॉइंट की। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ में बदला है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, यानी कि जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर सिकुड़ते हैं, बर्फ कम होती है, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव्य में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक
दाब बढ़ाने पर घटता है। एक निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। तथा यह एक निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की क्रिया होती है, ये इसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि अशुद्ध मिलाने पर पदार्थ का गलना कम हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य में गैस में बदलता है उसे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाना अधिक कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्र तल पर तुलना में जल का क्वथनांक घट जाता है, और जल का क्वथनांक घट जाएगा तो कैसा होगा? अधिक समय में। अच्छा ये बताइए, कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि वहाँ अधिक क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये लिखा है, ये लिखा देखो, प्रेशर कुकर में दाब दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे खाना अधिक गुप्त ऊष्मा का मान जो है बढ़ जाता है, उस जल्दी जल्दी खाना पक जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, 100 सेल्सियस से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। एक निश्चित ताप पर पदार्थ की आवश्यकता परिवर्तन हेतु आवश्यकता ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर और लेते हैं। इसके बाद आपका काफी है इस चैप्टर में मटेरियल। देखिए ये बुक मैं पूरी सॉल्व करा रहा हूँ आपको। चलिए, कंटिन्यू क्लास है, आप देखते रहें। आपका जो एमआर नेवी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको ये मान के चलना, फिजिक्स से 100% क्वेश्चन मैं फंसा के दिखा दूंगा इसी से। 100% रटा देंगे, धुआं बना देंगे, आपका धुआं निकाल देंगे। ठीक है, चलो। ऊष्म संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदलने लगते हैं और उनको स्थान ठंडे अणु ग्रहण कर दे। सिंपल बात ये है भाई साहब, मैं समझा दूँ। जैसे कि मैंने आपको एक ठंडी एकदम चिल्ड सरिया आपके हाथ में पकड़ा दी, क्या सरिया जो उसे कील वगैरह, तो वो क्या, वो गर्म हाथ में पकड़ा है तो गर्म ऊष्मा अवशोषित करेगा ना। तो यही लिखा है, ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदलने लगते हैं, उनको स्थान ठंडे अणु ग्रहण करने लगते हैं, उसे संवहन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पृथ्वी वायुमंडल संघनन विधि द्वारा ली गई गर्म होता है। जैसे मोटर कार के रिएटर शीतलन तंत्र समय सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां जल द्वारा ऊष्मा संवहन होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा संचरण संवहन द्वारा ही होता है। जल की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म हो जाता है। क्यों? जल की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म हो जाता है, क्यों? इसके दो कारण हैं। जल विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। जलाशय में विशाल जल आयतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है, यानी कि जल बहुत होता है और लोहा एक ही डायरेक्शन में होता है। जल बहुत होता है विशाल और लोहा एक, इसलिए यहाँ गर्म करेंगे तो वो यहाँ भी गर्म होगा, और जल यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ बहुत कम गर्म होगा, बहुत लास्ट में जाके। तभी तो पानी शुरू में नीचे गर्म होता है, उसके बाद ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन लोहे की प्रक्रिया कैसी होती है? कुछ ही समय में पूरा गर्म हो जाता है। चलिए, बात करते हैं जलाशय के विशाल जल के आयतन के कारण ऊष्मा वितरित हो जाती है। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो उसे विकिरण विधि कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा स्थानांतरित हो जाती है। रेगिस्तान दिन में बहुत अधिक गर्म तथा रात में ठंडे हो जाते हैं, ऊष्मा के अच्छी अवशोषण होते हैं। ठीक है, और किरचॉफ का नियम के अनुसार अच्छे अवशोषित ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कहने का मतलब ये था, किरचॉफ ने ये कहा था, जो अच्छे एब्जॉर्ब करेंगे वो अच्छे रिड्यूस भी करेंगे, अच्छे छोड़ेंगे भी। जैसे चंद्रमा अधिक काला होने के कारण वो अच्छी ऊष्मा अवशोषण कर लेता है, तो चंद्रमा से अधिक चमक भी हमें रात में प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उजाला सा होता है, किसके कारण होता है? ये चंद्रमा का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अंधेरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। क्यों? अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। वो यही कारण होता है। कौन सा कारण होता है? अधिक ऊष्मा का अवशोषण वाली अधिक चमकेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई?
चलिए, जल का असमान प्रसार। जल को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का सिकुड़ता है। पहले देखो कंडीशन क्या बनती है, 0 सेल्सियस से हम 4 सेल्सियस पर ले जाएंगे तो जल का जो आकार होगा वो सिकुड़ेगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, अर्थात जल के आयतन में वॉल्यूम में कमी आई, घनत्व तो बढ़ जाता है। घनत्व तो कैसा होता है, बढ़ जाता है। जल का घनत्व 4 सेल्सियस पर अधिक होता है तथा जल का न्यूनतम किस पर होता है, 4 सेल्सियस पर ही होता है। इसलिए बर्फ का आयतन जल से आयतन से ज्यादा होता है। बर्फ का आयतन जल के आयतन से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये घर में आप बर्फ रख देना, कटोरे में पानी रख देना, जब जमेगी तो आपको ऊंचा प्रतीत होगा, ऊंचा ऊंचा सा प्रतीत होगा, जबकि जल आप पानी रखा था वो लेवल में, लेकिन बर्फ ऊंची होती है। इसी प्रकार जो आयतन होता है ना वो बढ़ जाता है, जल से आयतन ज्यादा होता है, ठीक है। -सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर समान पाठ्यांक होगा। केवल पैमाने पर तापमान में से 273 घटाने पर हमें सेल्सियस पैमाने पर तापमान मिलता है। इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने का तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन में तापमान मिल जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 सेल्सियस। अर्थात केल्विन में 273 और जोड़ देंगे 37 में केल्विन नापने के लिए, तो 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तथा बात करें फ़ारेनहाइट में 98 होता है। कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का जो फ़ारेनहाइट में तापमान होगा वो 98.4 सेल्सियस होगा। एक ही वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। क्या होगा, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ का अणु बिना स्थान बदले ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है, चालन कहलाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है, ठीक है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे, देखो ये एग्जांपल मैंने अभी अभी दिया था, जब हम धातु के एक छड़ को सिरे को एक हाथ से पकड़ते हैं तो दूसरे सिरे पर आग में रखते हैं, कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी चालन के कारण गर्म हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट, चलिए और कुछ मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, थोड़ी बात करते हैं। जिन घरों में छत कंक्रीट की बनी होती है उन अधिक गर्मियों यानी कि अधिक गर्मी हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। धातु, तांबा, लोहा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, सुचालक। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं जो कि ऊष्मा का कुचालक होने के कारण वातावरण की ठंडक शरीर तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये कैसे होते हैं, गर्म कपड़े कुचालक होते हैं, ये सीख लेना, सुचालक कुचालक। धातु है, लोहा वगैरह कैसे है, सुचालक। ऊनी वस्त्र कैसे, कुचालक, ठीक है। वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है उसे तापमापी टेम्परेचर यानी कि थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर कहते हैं। अच्छा, यहीं तक रखते हैं सेशन आज के लिए और रिवीजन करते रहें बाकी चीजें। हाँ हाँ, वो तो अपने हिसाब से देख लेना, लाइक शेयर कमेंट ये चीज़ें आप विशेष ध्यान से आप ध्यान देना। अच्छी लगे तो आप प्लीज़ जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और मेरा कर्तव्य यही है कि आपको 100% जो भी कराऊंगा 100% गारंटी के साथ चीज़ें मिलेंगी। और ये नहीं है, आप प्रैक्टिस से उठा के देख लेना, अगर हाँ वो आपको क्वेश्चन मिल गए तो आप हमारी वीडियो देखें, अन्यथा न देखें। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।